मेरा नाम सुभी है और मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से कस्बे से हूँ। मेरी पहली शादी सिर्फ 17 साल की उम्र में कर दी गई थी। तब मुझे ज़िंदगी की समझ भी नहीं थी। 2 साल बाद जब मेरी 3 साल की प्यारी सी बेटी आरवी मेरी दुनिया में आई, मेरे दुनिया में थी, मेरे पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। मैं सिर्फ 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। उस पल ने मेरी पूरी दुनिया को तोड़कर रख दिया था। मेरे ससुराल वालों ने कुछ समय बाद मुझे मायके भेज दिया। वहाँ भी कोई सहारा नहीं था। मेरे माता पिता मुझे शुरू से ही बोझ समझते थे। मेरे जन्म से ही घर में उदासी का माहौल था। पिता को बेटा चाहिए था और मैं शायद उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने मुझे कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता ने भी मेरी दूसरी शादी करवा दी। इस बार एक ऐसे पुरुष से जिसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। मैं अपनी बेटी के साथ उनके घर आ गई। नया रिश्ता, नई जिम्मेदारियां और फिर से समझौते। शुरुआत में सब सामान्य लगा। दोनों बच्चे, आरवी और मेरा सौतेला बेटा, एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे आरवी के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वो हर सुबह बिस्तर की चादर बदलती, फिर चुपचाप पुराने कपड़े धोने चली जाती, फिर चुपचाप उस बिस्तर को धोने चली जाती। कई बार उसे चक्कर आने लगे। वह दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। माँ होने के नाते मेरा दिल बेचैन हो उठा। एक सुबह मैंने तय किया कि मैं खुद उसके कमरे में जाकर देखूंगी। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। मेरी बेटी की आंखों में डर था, शर्म थी और एक गहरी चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस दिन मेरी रूह कांप गई। मैंने खुद से एक वादा किया कि अब और चुप नहीं रहूंगी। मैंने तुरंत ही अपने पति से इस बारे में खुलकर बात की और आरवी को पूरी सुरक्षा दी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब से ऊपर मेरी बेटी की जिंदगी और उसकी इज्जत थी। मैंने कानूनी सलाह ली और ज़रूरी कदम उठाए। मेरी दूसरी शादी इसलिए कर दी गई थी क्योंकि मैं विधवा हो चुकी थी और मेरे अपने घर में कोई मजबूत सहारा नहीं था। मेरे पहले पति के निधन के बाद मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और हम लोगों के हालात ऐसे थे कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरे दूसरे पति का भी एक बेटा था, आंदू, जो मेरी बेटी आरवी से 1 साल बड़ा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। आरवी अब 15 की हो गई और आंदू 16 का। पता ही नहीं चला। मेरे दूसरे पति की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था। फिर एक दिन वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद घर एकदम सुना सुना सा लगने लगा। हमें मकान की चिंता नहीं थी क्योंकि घर अपना था। साथ ही घर के बाहर ही एक छोटी सी किराने की दुकान भी थी जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। एक रात की बात है, सब लोग सो रहे थे। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज़ आई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। आवाज़ आंदू के कमरे से आ रही थी। मैं घबराई हुई उसके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो कमरे की छत गिर गई थी। मैं कांपते हुए पास गई, कहीं आंदू तो नीचे नहीं दब गया। लेकिन शुक्र था कि वो उस समय बाथरूम गया हुआ था। मेरी जान में जान आई। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं उसके दिवंगत पिता को क्या जवाब देती। मगर अब एक और मुश्किल सामने थी। हमारे पास छत की मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में वो कमरा बंद कर देना पड़ा। अब हमने व्यवस्था ये की कि मैं रसोई में सोने लगी और आरवी और आंदू को एक ही कमरे में सुलाने लगी। सर्दी बहुत थी और बाहर सोना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। कमरे में सिर्फ एक बेड और एक चारपाई थी जिसमें 2 लोग मुश्किल से समा पाते थे। एक सुबह की बात है, आंदू उठकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया, लेकिन आरवी आज ज़्यादा देर तक सोती रही, जबकि उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने आवाज़ दी लेकिन वो नहीं उठी।
जब मैं कमरे में गई तो देखा कि वो बेहोश थी। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत आंदू से कहा कि पास के डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने आकर आरवी की जांच की और कहा कि उसकी तबीयत कमजोरी और थकावट के कारण खराब हुई है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे आराम दिया जाए, पौष्टिक खाना दिया जाए और भारी काम से दूर रखा जाए। जब आरवी को होश आया तो मैं तुरंत उसके पास गई और धीरे से पूछा, बिटिया तुम्हें अचानक क्या हो गया था? उसने धीरे से कहा, बस यूं ही माँ, चक्कर आने लगे थे और फिर मैं बेहोश हो गई। मैंने उसका माथा सहलाया और बोली, तू अब आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ हल्का नाश्ता बनाती हूँ। मैं जैसे ही नाश्ता लेकर लौटी तो देखा कि आरवी कमरे में नहीं थी। बिस्तर पर बिछी चादर भी गायब थी। घबराकर मैंने इधर उधर देखा तो वह बाहर आंगन में बैठी थी और हाथ से वही चादर धो रही थी। मैं हैरान रह गई। ये तू क्या कर रही है आरवी? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अभी बिस्तर छोड़ और चल अंदर, कुछ खा पी ले। यही सब काम करने के लिए तो मना किया था डॉक्टर ने। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, नहीं मम्मा, ये चादर धोना जरूरी है। हमारे पास एक ही तो चादर है बिस्तर पर बिछाने के लिए, जो कि अभी गंदा हो गया है। मैंने गुस्से में कहा, इतनी भी गंदी नहीं थी जो अभी धोने बैठ गई। छोड़ इसे, मैं धो दूंगी। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को धोकर सूखने के लिए छत पर डाल आई। फिर जाकर नाश्ता किया और थककर थोड़ी देर बाद सो गई। आंदू भी उस समय तक काम पर जा चुका था। वो पास की एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। पढ़ाई वो हाई स्कूल तक ही कर सका, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि वो प्राइवेट से आगे की पढ़ाई जारी रखे, जिससे उसके आगे की नौकरी में मदद मिले। रात को आंदू ने कहा, अम्मा आज खाना मैं बना लाया हूँ। वो कुछ डरा डरा सा लग रहा था, लेकिन मैं समझ गई कि वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। आरवी उस समय तक सो चुकी थी और आंदू भी अपने कमरे में चला गया। मैं रसोई में अपनी चारपाई पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दूसरे पति की याद आ रही थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, कभी कोई शिकायत नहीं की। आरवी को भी अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और आंदू भी मुझे माँ से बढ़कर मानता था। मैंने कभी उसे नहीं बताया था कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ उसकी अम्मा थी। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। आरवी फिर से बेहोश हो गई थी। इस बार उसकी हालत और भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे शरीर का सारा खून ही सूख गया हो। मैंने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, अब की बार ये मामूली कमजोरी नहीं लगती। उन्होंने आरवी की हालत देखी और चिंतित होकर पूछा, क्या खिलाया था आपने इसे? मैंने बताया, बस वही रोज जैसा, दाल सब्जी रोटी फल, और कोई काम भी नहीं करवाया। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर ऐसी हालत दोबारा क्यों हो रही है? ये मामूली कमजोरी नहीं लगती, इसे हल्के में ना ले। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। अब ये कोई सामान्य कमजोरी नहीं थी, कुछ तो था जो आरवी मुझसे छुपा रही थी और मैं उस सच्चाई को समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर की चेतावनी मेरे दिल में बैठ गई थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बार बार इस तरह बेहोश हो जाना और घंटों तक होश में ना आना किसी साधारण कमजोरी का संकेत नहीं है। उन्होंने गंभीरता से समझाया और फिर चले गए। जब आरवी को होश आया तो मैंने उसकी ओर देखते हुए सख्त लहजे में कहा, अब अगर तुमने फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद जब मैं दोबारा उसके कमरे में गई तो देखा कि वो फिर वही कर रही थी, बिस्तर की चादर धो रही थी। इस बार मैं दरवाजे के पास नहीं गई, बल्कि रसोई की खिड़की से चुपचाप सब देखती रही। मुझे अब ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। हर बार जब वो बेहोश होती थी, होश में आने के बाद सबसे पहले चादर धोती थी। लेकिन क्यों? जब से आंदू उसके कमरे में सोने लगा था तभी से आरवी की तबीयत गिरने लगी थी। मैं उलझन में थी। बचपन से दोनों साथ पले बढ़े थे, जैसे सगे भाई बहन हो।
फिर ऐसा क्यों हो रहा था? मैं रात भर जाग जाग कर यही सोचती रहती कि मेरी बेटी की हालत क्यों बिगड़ती जा रही है। जवान लड़कियों को इस तरह अचानक बेहोश हो जाना, बार बार उल्टियां होना, चेहरे का पीला पड़ जाना, यह सब मुझे परेशान कर रहा था। अगले दिन भी वही हुआ। आरवी ने फिर चुपचाप चादर धोकर छत पर डाल दी और खुद कमरे में जाकर लेट गई। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं उसे खिड़की से देख रही थी। हमारी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे, टॉफ़ी बिस्किट लेने वाले। कोई बड़ा ग्राहक आता ही नहीं था। इतने में घर कैसे चलता? डॉक्टर ने तो कहा था कि आरवी को अच्छा खाना दो, लेकिन घर में दाल रोटी के भी लाले थे। फिर भी मैंने बच्चों को कभी कोई बात नहीं बताई, यहाँ तक कि आंदू को भी नहीं। वो खुद नौकरी कर रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो और ज़्यादा तनाव में आ जाए। लेकिन एक दिन मैंने दोनों को कुछ ऐसी बातें करते सुना जो मेरी समझ से परे थी। आंदू कह रहा था, तुमने अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली है, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। आरवी बोली, नहीं, मुझे ये सब करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं इतनी कमज़ोर पड़ जाऊंगी। आंदू ने गुस्से से कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन आरवी फिर बोली, बस 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये दोनों आखिरकार किस मौके की बात कर रहे थे? क्या चल रहा था मेरे ही घर में, मेरे सामने? अगली सुबह फिर वही दृश्य था। आरवी ने चुपचाप चादर धोकर छत पर डाली और अचानक एक कोने में जाकर उल्टी करने लगी। मैं भागी भागी उसके पास गई और घबराकर पूछा, क्या हुआ तुझे? ये अचानक उल्टी क्यों आ रही है? वो हड़बड़ाकर बोली, कुछ नहीं माँ, बस पेट गड़बड़ लग रहा है। मैंने सख्त आवाज में कहा, किसे बेवकूफ़ बना रही है तू? ये सब क्या हो रहा है? बार बार चादर धोती है, मुझसे क्या छुपा रही है? मैंने आंखें भरते हुए कहा, देख आरवी, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरा और इस घर का नाम मिट्टी में मिल जाए तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। और मेरी आंखों में देखते हुए चौंकी, फिर बोली, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आपने कोई फिल्म देख ली है या फिर किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं चुप रही, लेकिन मेरा दिल अब भी जवाब मांग रहा था। आरवी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर मैंने चादर धो दी तो इसमें क्या बड़ी बात है? चादर गंदी हो गई थी इसीलिए धो दी। और आपको तो पता ही है, कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवाइयों की वजह से पेट भी खराब हो रहा है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका मतलब हर बार वही तो नहीं होता जो आप सोचती हैं। मेरी बेटी मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं कोई गैर हूँ। गुस्से में आकर मैंने उसे एक तमाचा जड़ दिया। वो एकदम नीचे गिर पड़ी। उसी समय आंदू भी आ गया। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उसने नाराज होकर पूछा। आपने आरवी को क्यों मारा? मैंने तमतमाते हुए कहा, हाँ मारा है, बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, पर अभी बात यही खत्म नहीं हुई है। जिस दिन मुझे पूरी सच्चाई पता चल जाएगी उस दिन देखना तुम दोनों को क्या जवाब मिलेगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो शक मेरे दिल में बैठ चुका था वो अब शब्दों में फूटने लगा था। रात को अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। शाम को तो दोनों ने कहा था कि आज जल्दी सोएंगे, फिर इतनी देर रात तक क्यों जाग रहे थे? मैं चुपचाप कमरे के पास पहुंची तो सुना दोनों आपस में बात कर रहे थे और हंस भी रहे थे। आंदू बोल रहा था, तू तो वाकई बहुत किस्मत वाली है। आरवी मुस्कुराते हुए कह रही थी, हाँ, लेकिन कल फिर अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो माँ बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक झूठ बोलते रहेंगे? आंदू बोला, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अंदर तक कांप उठी थी। क्या चल रहा था इन दोनों के बीच? मैंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो अंदर से बंद था। दरवाज़ा बंद क्यों था? इस मौसम में तो खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए।
फिर उन्होंने इसे बंद क्यों किया? मैंने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, पर आधे घंटे बाद जाकर दरवाजा खुला। अंदर दोनों बैठे थे, ऐसे जैसे नींद से अभी उठे हों। चेहरों पर बनावटी थकान और झूठी मासूमियत थी। मैंने सख्ती से पूछा, इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? आरवी बोली, माँ हम तो सो रहे थे, अब नींद में दरवाजा कैसे खोले? मैं चिल्लाई, झूठ मत बोल, मैं सब सुन रही थी। तुम दोनों बातें कर रहे थे, पर वो दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। माँ हम क्यों जागेंगे, कल कोई एग्जाम थोड़ी ही है। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरा दिल शांत नहीं था। कुछ तो था जो मेरी समझ से बाहर था। कुछ ही दिन बाद मैंने देखा कि आरवी की बाजू पर गहरे नीले निशान थे, जैसे कोई चोट हो या किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। मैंने पूछा, ये निशान कैसे आए? कुछ नहीं माँ, दरवाजे से टकरा गई थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। अब मेरे शक गहराते जा रहे थे। कुछ ऐसा था जो मेरी आंखों से छिपाया जा रहा था, लेकिन ज्यादा दिन तक सच को छुपाया नहीं जा सकता। कुछ तो था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी। कभी अचानक बेहोश हो जाना, कभी शरीर पर अजीब निशान, और हर बार बिस्तर की चादर को धोने बैठ जाना। इन सब बातों ने मेरा चैन छीन लिया था। वो मुझे अपने कमरे में भी नहीं जाने देती थी। मेरे मन में कई तरह के विचार आने लगे थे, और मैं वैसे विचार नहीं सोचना चाहती थी, पर सोच को कौन रोक पाया है? शायद मेरी ही गलती थी। मैंने आरवी और आंदू को एक ही कमरे में क्यों सुला दिया? आंदू आरवी का सौतेला भाई था। बचपन से साथ पले बढ़े जरूर थे, लेकिन जवानी अपने साथ कई उलझने लेकर आती है, और सौतेला खून सौतेला ही होता है। अब मैं खुद से सवाल कर रही थी, जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां कैसे नहीं होगी? एक दिन मैंने देखा आंदू चुपचाप आरवी को कुछ दवाइयां दे रहा था। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी। आंदू कह रहा था, ये दवाई ले लेना, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी और बेहोशी नहीं होगी। मेरी बेटी ने वो गोलियां बिना कुछ पूछे अपने दुपट्टे में छुपा ली। मैं हैरान थी, किस परेशानी की दवा है ये? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ दिन तक आरवी बेहोश नहीं हुई। शायद दवाइयों का असर था, लेकिन जैसे ही गोलियां खत्म हुई, वो फिर एक दिन बेहोश हो गई। आंदू उस दिन घर पर नहीं था। मैंने मौके का फायदा उठाया। जब आरवी बेहोश थी, मैं उसके कमरे में गई और बहुत धीरे से उसके नीचे से वो चादर खींच ली, वही चादर जिसे वो हर बार धोती थी। मैंने उसे अपने कमरे में ले जाकर ध्यान से देखा। शुरुआत में मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो चौंक गई। पूरी चादर छोटे छोटे सफेद बालों से भरी थी। मेरे हाथ कांप गए। ये किस चीज के बाल थे? इंसान के तो नहीं लग रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई। हर दिन आरवी की हालत, उसके छुपाने की आदतें अब धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही थी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं सोच में ही थी कि तभी आरवी मेरे पास आ गई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने बैठते ही पूछा, माँ वो चादर कहाँ है? मैंने नजरें मिलाते हुए कहा, वो मैंने धोकर रख दी है। वो उठने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से बोली, अब बस, मैं सब जान चुकी हूँ। उस चादर पर क्या लगा था, सब देख लिया है मैंने। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? बताओ साफ साफ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। वो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरवी बोली, माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। असल में जब हमने देखा कि घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, दुकान भी नहीं चल रहा है और भैया की नौकरी से भी ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही थी, तो हमने कुछ करने की ठानी। भैया के एक दोस्त ने उसे एक काम बताया। उसके पास कुछ बेहद कीमती नस्ल की बिल्ली के बच्चे थे, करीब 3 दर्जन, लेकिन वो खुद उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने ये जिम्मेदारी हमें दे दी और बदले में बहुत अच्छे पैसे भी देने का वादा किया। दिन में भैया उन बिल्लियों का ख्याल रखते थे और रात में थक कर आराम करते थे। रात के वक्त मैं उनका ख्याल रखती थी। उन्हें अपने कमरे में लाकर उन्हें दूध पिलाना, सुलाना, साफ सफाई करना, ये सब मैं करती थी। इसी वजह से
हर सुबह चादर पर उनके बाल मिलते थे और मैं बिना कुछ कहे चादर धो देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आपको जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपसे ये बात छुपाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुझे उन बिल्लियों से एलर्जी है, इसीलिए मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भैया ने जो दवाइयाँ मुझे दी थी वो एलर्जी को ठीक करने का ही था। माँ उस दोस्त ने हमें एक दिन के बदले 1500 रुपए देते थे। अब वो बिल्लियाँ दूसरे शहर ले जा चुके हैं और आज वो आखिरी रात थी जब वे हमारे पास थी। हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि अब हम अपने कमरे की छत भी बनवा सकते हैं और कुछ जरूरी राशन भी ला सकते हैं। आपको पालतू जानवर पसंद नहीं, ये हमें मालूम था, लेकिन हम चुप रहे। लेकिन आपको हम पर शक हो गया। आपने हमारे बारे में जो कुछ सोचा वो हमारे दिल को चीर गया। मुझे पता है कि भैया मेरा सौतेला भाई है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया। उनसे अच्छा तो कोई सगा भाई भी नहीं हो सकता। माँ, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। वो चाहें तो अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे साथ रहना चुना, हमारे साथ खड़े रहना चुना। वो दिन भर काम करते थे और रात को थक कर चूर हो जाते थे। इसीलिए मैंने कहा कि रात का काम मैं संभाल लूंगी। बस यही था जो हम कर रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। आरवी की बातों को सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गया। मैं अपने ही बच्चों के बारे में कितना गलत सोच ली थी। जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा करना था, उन्हीं पर मैंने शक किया। मेरे बच्चे तो मेरे ख्याल से भी कहीं ज़्यादा अच्छे निकले। ये बात मैंने आंदू को कभी नहीं बताई कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी, और आरवी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। अब वो काम भी खत्म हो गया था और कुछ ही दिन में आंदू ने कमरे की छत भी डलवा दी। हमारा घर फिर से थोड़ा बेहतर हो गया और मेरा मन भी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। आरवी ने घर पर अगल बगल के लोगों के कपड़ों का सिलाई करने लगी। हम सब ने मिलकर खूब मेहनत किए और मेहनत रंग भी लाई। अब हमारे घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही थी। कभी जो जिंदगी हमें हर पल आजमाती थी, अब उसी ने हमें राहत देना शुरू किया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि ईश्वर ने मुझे ऐसे बच्चे दिए जो मेहनती, समझदार और जिम्मेदार हैं। चाहे वो मेरे अपने जन्मे के हों या मेरे दिल से जुड़े। उनके सिर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि ये वक्त मेहनत का है, आराम का नहीं। ईश्वर की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर वैसा हो जाता तो शायद सब कुछ टूट चुका होता। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो खुद पर अफसोस होता है कि मैं अपने ही बच्चों पर शक की, लेकिन साथ ही राहत भी है कि वे बच्चे आज भी मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। अब मैं सभी माँओं को एक बात कहना चाहूँगी, बच्चों से बहुत प्यार करें, लेकिन कुछ सीमाएं और सतर्कता भी जरूरी है। जो गलती मैंने की, एक लड़का और लड़की को एक ही कमरे में सुलाने की, वो गलती आप ना दोहराएं। जवानी एक नाजुक दौर होता है, बच्चे समझदार हों या मासूम, मगर हालात और भावनाएं कब क्या करवाए कहा नहीं जा सकता। मेरे बच्चे नेक निकले, शायद इसीलिए कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझें, उनके दिल की सुने और साथ ही उनकी गतिविधियों पर नज़र भी रखें। प्यार के साथ थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, क्योंकि प्यार आंखें बंद कर देता है, पर सतर्कता खुली आंखों से देखती है। जवानी की दहलीज पर खड़े बच्चों को सही राह दिखाना हमारा फर्ज है, ताकि वो रास्ता भटके नहीं। बस यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें भरोसे के साथ दिशा भी दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।